नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। और कमोडिटी टुडे पर यह है बिग पिक्चर। दोस्तों, कल हमने बात करी थी बिग पिक्चर में कि एल नीनो का इंपैक्ट राइस एक्सपोर्टर्स के ऊपर, राइस एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पड़ने जा रहा है या क्या पड़ सकता है। और साथ के साथ हमने ये भी बात करी थी कि चावल की खेती के ऊपर जो सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करती है चावल की खेती, उसकी पैदावार पे क्या फर्क पड़ेगा। और वो आपने देखा था कि दोनों एक्सपर्ट यानी कि देवगर और जो पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हैं, उन दोनों लोगों ने कितनी बेहतर तरीके से आपको समझाया और बताया। अब आज मैं बात करना चाहता हूं ओवरऑल जो ये इंडस्ट्री है, तो इस पे प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा, क्या प्राइस को लेकर पैनिक हो रहा है। क्योंकि एक्सपोर्टर हो या बायर हो, उसको सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि इस कमोडिटी का दाम कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो जो ये पैनिक फैला हुआ है, तो इस पैनिक को लेकर जो हमने बात करी कि प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आने वाले समय में क्या पड़ सकता है, और साथ के साथ जो बारिश शुरू हो गई है, मानसून शुरू हो गया है। बॉम्बे में देखिए, एक दिन की पूरी छुट्टी ही हो गई है, 2 दिन की, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस की। तो ऐसी स्थिति में अब मानसून की क्या स्थिति बन रही है और आने वाले समय में राइस के प्राइसेस कहां जा सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IREF के सेक्रेटरी कनिष्क मनचंदा जी। कनिष्क जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनिष्क जी, जो ये एल नीनो है, तो एल नीनो के कारण प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या इस पे कोई दबाव देखा जा रहा है? सर, ऐसा है कि जैसे हमने लास्ट की एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें आपको बताया था कि हम मार्केट में बहुत तेजी में थे। ओवरऑल हम देख रहे थे कि राइस के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, पर वो उस अनुपात में बढ़े नहीं। उसके 3-4 मुख्य कारण रहे। एक कारण ये रहा कि इंडिया से क्या रहा कि कंटेनर के दाम बहुत बढ़ गए, तो उसके कारण सप्लाई चेन की डिसरप्शन जो है वो सिर्फ वेस्ट एशिया के लिए नहीं रही, वो अफ्रीका के लिए भी कंटिन्यू हो गई। दूसरा, अफ्रीकन कंट्रीज ने कि 2 साल पहले इंडिया ने जब यहाँ से बैन लगाया था, तो उसके फलस्वरूप वहां की गवर्नमेंट्स ने सेल्फ रिलायंट होने के लिए कार्यक्रम चलाया और उन्होंने अपनी फॉरेक्स को बचाने के लिए इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसमें नीजर है, बुर्किना फासो है और नाइजीरिया तो था ही पहले। तो इन सब कंट्रीज के इन सब मेजर्स के कारण घाना भी था, वहां पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के कारण वहां इंपोर्ट घटा है। तो उसके कारण यहाँ पे सप्लाई चेन इतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही। उस सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन के कारण प्राइस उस अनुपात में नहीं बढ़े जिसमें हमारी अपेक्षा थी कि ऊपर जाएंगे। क्योंकि तो यानी कि आप कह रहे हैं सप्लाई अगर कंटिन्यू रहती है या तो यहाँ पर मार्केट में डिमांड खुल के आती है। मतलब डिमांड वीक हो गई है। डिमांड वीक होने की जगह से प्राइसेस में जो बढ़त आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो बढ़त नहीं आई है। और दूसरा, कुछ फैक्टर्स, कुछ बढ़त आई भी तो उसको ये रुपये की तेजी ने, रुपये की डेप्रिसिएशन ने, जो USD INR में आप देखेंगे 90 से जो 96 की यात्रा हुई जी, उसने बहुत बड़ा उस गैप को ब्रेजअप कर दिया। और तो ये इसके कारण से प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया जो है कम्पिटिटिव भी बना हुआ है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए। अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल देखेंगे तो काकीनाडा पोर्ट पे इस समय सिर्फ 3 जहाज खड़े हैं। जबकि नॉर्मली इस सीजन में काकीनाडा में बर्थिंग के लिए फाइट होती थी। कुछ अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं, 3 साल पीछे जाते हैं, 5 साल पीछे जाते हैं, तो देखते हैं काकीनाडा पोर्ट पे बर्थ पे वेटिंग होती थी। 13 जहाज, 15 जहाज, 5 जहाज वेटिंग में हर समय रहते थे और पोर्ट चेयरमैन से ये गुजारिश करते थे कि हमारा जहाज पहले लगवा दिया जाए। पर इस समय ऐसी कोई तो कनिष्क, ऐसी सिचुएशन में जब कह रहे हैं कि अगर इतना मारामारी नहीं है, तो क्या हम आने वाले समय में जो हमारा एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं, क्या उसमें क्या गिरावट हो सकती है? क्या इतना सप्लाई में हमारा डिसरप्शन आया है? नहीं, वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई गिरावट आएगी। या तो हम पिछले साल का टारगेट मीट कर लेंगे या उससे एक्सीड करेंगे। उसका कारण है कि हमारे जो एक्सपोर्टर है बहुत सजग हो गए, उसने नए नए बाजार खोज लिए हैं। दूसरा, उसका वियतनाम की नई मार्केट उसको मिल गई है और ऐसे चाइना की मार्केट नहीं खुल रही है। और ऐसे नए नए बाजार खुलने के कारण वो एक्टिवली जाके पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे IREF एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 होने वाली है, तो उसको लेके हम सारे बायर्स को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। उसमें हम सब बायर्स को बुलाएंगे, देखेंगे कि हमें नए ऑर्डर्स की प्राप्ति हो। पिछले साल भी जब ये इवेंट हुआ था तो उससे हमें एक्सपोर्ट में बहुत बूस्ट मिला था। तो इस तरह के मार्केटिंग इनिशिएटिव भी हमारे एक्सपोर्ट को मेकअप करेंगे।
ओके। अब इसमें जैसे बताइए, जो एल नीनो की बात चल रही थी, तो एल नीनो का असर अब, क्योंकि देखिए मानसून शुरू हो गया, बारिश भी फिलहाल आ रही है, और जो कल हमारे साथ उमा शंकर जी थे, उन्होंने बताया कि नॉर्मली जो है कि 15 जुलाई से जो है ना, जो धान की फसल है तब बोई जाती है, बारिश वारिश जब अच्छे से आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी एक एंटिसिपेशन थी, कह रहे थे भाई 156 लाख टन की हमारी एंटिसिपेशन थी, तो अगर उसको एल नीनो की वजह से थोड़ा सा घटाया गया है, तो इससे क्या ओवरऑल आगे चल के प्राइसेस में कोई दबाव आएगा? मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस में, इंडिया में कोई प्राइसेस में बहुत ज्यादा दबाव आएगा। या तो प्राइसेस इसी रेंज में रहेंगे या थोड़े से बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा कोई मंदी तो मैं नहीं देखता। तो और बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, और मंदी का कारण जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, वो क्या कारण है? प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। अच्छा। प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत कम ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिस्टोरिकली प्राइसेस देखेंगे तो कुछ इंडियन रुपीस के टर्म्स में प्राइसेस कुछ बढ़े नहीं है, रादर कम ही हुए हैं। ओके। एक और बात बताइए कि जिस तरह से भी हाल में हमने देखा कि इंडोनेशिया ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट घोषित कर दिया, उसने कहा कि हम कोई इंपोर्ट राइस का नहीं करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद एक कदम और वो आगे आया और उसने कहा कि अब हम राइस का एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि जो एक बायर था वो एक्सपोर्टर बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में क्या समीकरण बनेंगे? सर ये तो हर समय कोई ना कोई कंट्री कोई सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, किसी कंट्री में डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते। पर हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि जहां तक हमारे राइस के एक्सपोर्ट की बात है, हमारा एक्सपोर्टर बहुत सजग है। वो अपनी पूरे मार्केटिंग, नए नए बाजार, पुराने बाजारों की पूरी पकड़, सप्लाई चेन बना के लगा हुआ है, और हमारी सरकार, संस्था सब उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली अपना टारगेट मीट करेंगे या उसको एक्सीड करेंगे। गिरावट तो मैं नहीं देख रहा। तो गणेश जी, अब एक चीज आपने कहा कि भाई कहीं मार्केट में सप्लाई बंद होगी, कहीं नई मार्केट खुलेगी, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने बताया, मतलब कहा गया कि हमने कि भाई इंडोनेशिया ने बंद कर दिया, आपने बताया कि जो वेस्ट अफ्रीका, उनकी बड़ी सारी कंट्रीज ने बंद कर दी, बाइंग बंद कर दी, यानी कि डिमांड घट गई। तो ऐसी स्थिति में अगर हर देश आने वाले समय में सेल्फ रिलायंट होता चला जाएगा, हर देश अपने किसानों को तैयार करेगा, उनके लिए काम करेगा, तो अगर डिमांड इस तरह से कम होती चली जाएगी, तो जो हम सरप्लस हो गए और अब तो हम लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर हो गए, राइस एक्सपोर्टर के बाद में, तो ऐसी स्थिति में हमारे चावल का क्या होगा? क्या फिर हम इथेनॉल को ही सारा चावल बेचने लग जाएंगे? नहीं, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि हम लोग, अगर कहीं भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते नहीं खुलता है। हम लोग नए बाजार मेहनत करके खोलेंगे। जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस IREF करवाने जा रहा है जी, तो इसके अंदर बढ़ चढ़कर मैं सारे अपने राइस वैल्यू चेन के सारे पार्टनर से आवेदन करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस साल हिस्सा ले आए। सारे मेरे एक्सपोर्टर भाई, नए नए 120 देशों से, जिसके अंदर हम बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं, सब आए। यहाँ पे पूरी रिसर्च टीम इस 24 घंटे काम कर रही है, जिसमें नए बायर्स को आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उनको इनवाइट जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है कि वो यहाँ आए, बड़ी मात्रा में भाग लें, हमारे एक्सपोर्टर से मिलें, मीटिंग करें, नए अनुबंध करें। और उनके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको एक्सपोर्टर मिलेंगे, एक्सपोर्टर को बैक सप्लायर, पेस्ट कंट्रोल वाले, शिपिंग वाले, वेसल ऑपरेटर, सब एक छत के नीचे मिलेंगे। तो वो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उसमें सारे आए। तो ऐसे इनिशिएटिव से हम नए नए रास्ते खोलते चले। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं, जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस यानी कि ब्रिक 2026 करने जा रहा है, तो वहां पे बायर्स आ रहे हैं अलग अलग देशों से। जो कल मुझे शायद देव ने बताया कि 120 से अधिक देशों से लोग आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा बायर्स आ रहे हैं। तो अगर 1000 से ज्यादा बायर्स आ रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या सभी लोगों के, कहते हैं ना कि कंपटीशन तो नहीं होगा कि कहीं मैं सबसे पहले बायर को पकड़ लूं? देखिए, मैंने शुरू से ऐसा देखा है कि अगर कहीं किसी मार्केट में अगर एक दुकान चलती है तो उसमें अगर 10 दुकानें हो जाती है तो 10 की 10 दुकानें ज्यादा चलती है। और कहीं अगर कहीं जंगल में एक दुकान होती है, कोई आदमी सोचे कि मेरी एक दुकान है, बाकी सबकी दुकानें बंद हो जाए, तो इस समय ऐसी सोच से वो एक दुकान भी बंद हो जाती है। क्योंकि जो बायर आएगा, बायर की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो 10 दुकानों पे जाता है, ट्राई करता है, अपनी तसल्ली करता है, फिर उसको जिसके पास उसका मन उठता है, जिसके साथ उसकी पेमेंट टर्म्स, जिसके साथ उसकी क्वालिटी कंपैटिबिलिटी, और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप बन जाता है, वो उस एक्सपोर्टर को चूज करता है। ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें उसको
प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए और सब एक्सपोर्टर को समान मौके देने चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमें इसमें कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी पॉलिसी कैसे बेहतर रखें, हम अपने प्राइसेस कैसे बेहतर रखें, हम अपनी क्वालिटी को कैसे बेहतर रखें, हमारा बिहेवियर कैसा हो। तो इन सब के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमारा, जैसा आपने कहा कि भाई बायर या कोई भी होता है तो नेचुरली है वो 4 दुकानों में नॉक करता है, देखता है कि कौन मुझे बेस्ट दे रहा है और क्या बेस्ट मिल रहा है। तो कई बार उसका राइट है, बिल्कुल सही। हम भी अगर कोई चीज बाई करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम भी 4 जगह देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ में कनिष्क मनचंदा जी, और इन्होंने बताया कि फिलहाल मार्केट में किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है। एल नीनो का कहीं से कोई पैनिक आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने कई बार बात कर ली इस विषय के ऊपर, और ये सिचुएशन ये बता रही है कि हम सेल्फ रिलायंट हैं, हमारे पास गोदाम भरे पड़े हैं। तो आने वाले समय में एक और मैं सवाल इस पे कर लेता हूं कि जैसे कुछ साल पहले सरकार ने एकदम से राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, तो क्या वैसी कोई स्थिति तो नहीं बनती दिखाई दे रही कि सरकार एकदम से फिर इमरजेंसी में कोई बैन लगाने की काम कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि सरकार ऐसी गलती करेगी कि सप्लाई चेन को रोके, अपना एक्सपोर्ट को बैन करे और हमारे एक्सपोर्टर्स को दुविधा में डाले। आज एक्सपोर्टर्स ने इतनी मेहनत से अपने बैंकों में अपनी प्रॉपर्टियां गिरवी रख के अपनी लिमिटें ली हैं, अब वो करके कारोबार कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी पॉलिसी चेंज आता है तो उन सबकी सारी बैंकों का पैसा, सब चीज फंस जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसी गलती करेगी। बिल्कुल, और आई थिंक एफसीआई के गोडाउन्स भी समय भरे पड़े हैं सरप्लस में, तो कोई मतलब चांसेस ही नहीं बन रहा है कि भाई करें, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये आपने बहुत सही बात कही है कि जो एक्सपोर्टर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने लिक्विड फंड्स के लिए बैंक से लोन लेता है, अपनी प्रॉपर्टियां गिरवी रखता है, बहुत सारी चीजें करता है, और उसमें उसको एक स्मूथ पॉलिसी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, जिससे उसका व्यापार किसी वजह से, बाहरी कारणों की वजह से, मान लीजिए अब मौसम खराब हो गया तो उसमें तो सरकार कुछ कर सकती है और ना व्यापारी कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से किसी भी एक्सपोर्टर, किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी उद्योगपति का काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कनिष्क मनचंदा जी। हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।